कि उस समय आप ये भी कह गए कि अस्पताल जो है प्राइवेट और दूध कहते बन गए। ऐसा है ना, गुस्से में नहीं कहा मैंने। जो मेरे सामने जनता के द्वारा शिकायतें आई, जनता के द्वारा मेरे सामने तमाम ऐसी घटनाएं रखी गईं, तो वो स्वाभाविक रूप में ये बात साबित हुई कि लोगों को मनमाने रेट वसूले जा रहे हैं। जिनको जनता ने चुना है, उनका ये दायित्व है कि यहाँ की जनता को सस्ता सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। ये उनकी जिम्मेदारी है। जो मंत्री जी को विभाग मिला है, उस विभाग को ही वो ठीक नहीं कर पा रहे। आज भी बहुत सारे गौवंश सड़कों पे घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, और जो गौशाला इन्होंने बनाई है, उन गौशाला में उनका न तो चारे की व्यवस्था है, न उनके लिए कोई ठीक पानी की व्यवस्था है। तो मुझे लग रहा है गौशाला में भी गौवंश मर जाता है। अब उन्होंने कहा है हम कूड़े से सोना बनाएंगे, तो जब कूड़े से सोना बनाने में उनका मन लगा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि वो गौवंश पे ध्यान देने वाले हैं। खराबियां ही खराबियां हैं, और स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, सबकी पहुंच में होनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य है तभी सब कुछ है। अब हमारी भूमिका तो हमारे पार्टी के नेता माननीय अखिलेश जी हैं, जो वो तय करेंगे उसका हम पालन करेंगे। उसके साथ ही साथ, चूंकि मेरी लोकसभा है और उस लोकसभा में मैं काम करता हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ, तो वो जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से मेरे पास है। 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीते, बगैर किसी राजनीतिक नुकसान फायदे के, और बगैर ये सोचे कि ये बात एक विपक्ष का सांसद कह रहा है इसलिए हम नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें अगर वो किनारे कर देंगे और यहाँ एम्स की स्थापना के बारे में विचार कर लेंगे, तो मुझे लग रहा है हम भी उनको साधुवाद देंगे, बहुत बहुत उनको बधाई भी देंगे अगर ऐसा सरकार करती है तो। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त आंवला के सांसद नीरज मौर्य के साथ हैं। आप लगी रहे हैं आंवला के लिए, पहले ही प्रयास में आपने जीत हासिल की और 2 बार के सांसद को वहाँ की पब्लिक ने दरकिनार कर दिया। 1 साल आपका हो चुका है। 1 साल में आप जितने प्रयास करने थे ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष में हैं, बहुत सी चीज़ें बदलना चाहते हैं। कितना बदल पाए हैं और आगे कितनी बदलेंगी, आइए उनसे जानते हैं। सांसद जी, जिस तरह से आपने वहाँ जीत दर्ज की, वो बरेली आपके लिए एकदम नया था, पहली बार आप यहाँ आए थे। तो जो आपने जिस तरह से चुनाव लड़ा और लोगों ने विश्वास जताया, तो वहाँ आपको क्या लगता है कि क्या बहुत ज़रूरी है जो होना चाहिए था और नहीं हो पाया? आंवला की जनता का मैं आभारी हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, मुझे लोकसभा भेजा, और मैं लगातार जीतने के बाद ये प्रयास कर रहा हूँ कि जो जनता की मूल समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा की हों, स्वास्थ्य की हों, परिवहन की हों, वो सदन में पहुँचें। जो आज सरकार में लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उन तक पहुँचें। बिल्कुल ईमानदारी से मैं कहता हूँ कि जो प्रयास मैंने किए हैं, वो प्रयास सरकार के कान में गए हैं। कुछ पे सरकार ने एक्शन लिए हैं, भले ही वो दबाव में ही लिए हों। उदाहरण के लिए, आज के समय में या सदैव इंसान का जो सबसे बड़ा धन है, जो सबसे पहली प्राथमिकता है, वो स्वास्थ्य की है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी जो अस्पताल हैं, सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं, आज के दौर में वो बहुत नाकाफ़ी हैं। जिस तरह से हमारे देश की आबादी बढ़ी है, तो हमने आंवला या बरेली के लिए सरकार से मांग की कि वहाँ एक एम्स जैसा संस्थान बनाया जाए। बरेली पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है, बहुत महत्वपूर्ण ही एरिया है। और जो आंवला, जहाँ से हम चुन के आते हैं, आंवला भी बरेली का ही अंग है। इस पे मेरा प्रयास जारी है। यहाँ पे एक 300 बेड का अस्पताल है, बहुत शानदार बना हुआ है, लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ पर भी ना तो डॉक्टर्स हैं, ना व्यवस्थाएं वहाँ की ठीक हैं। उनके लिए भी मैंने प्रयास किया। और जो आज के समय में एक बहुत ऐसा कई बार मुझे देखने को मिला कि बहुत सारे ऐसे लोग जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, लेकिन जब उनके परिजन बीमार होते हैं, उनको लेके वो प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, वहाँ पे कई बार धन के अभाव में उनके परिजनों का इलाज रुक जाता है। ऐसी घटनाएं मेरे सामने आई कि परिजन उनका देहांत हो गया,
बड़ा सा बिल उनके सामने रखा है, उनको उनका डेड बॉडी नहीं मिल रही है। ऐसे में जब हमने ये बात लोकसभा में उठाई, प्राइवेट अस्पतालों की जो कमियां थी उनका मैंने उजागर जब वहाँ किया, तो इस दबाव में ये बात मैंने 2 बार वहाँ उठाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया कि हम हर ज़िले में एक कमेटी बनाएंगे सीएमओ की देखरेख में, और प्राइवेट अस्पताल की जो शिकायत आएगी उस कमेटी में वो जाएगी शिकायत, कमेटी उसकी जांच करेगी। अगर कोई अस्पताल गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कि उस समय आप ये भी कह गए कि अस्पताल जो है प्राइवेट और दूध कैटने बन गए। ऐसा है ना, गुस्से में नहीं कहा मैंने। जो मेरे सामने जनता के द्वारा शिकायतें आई, जनता के द्वारा मेरे सामने तमाम ऐसी घटनाएं रखी गईं, तो वो स्वाभाविक रूप में ये बात साबित हुई कि लोगों को मनमाने रेट वसूले जा रहे हैं। आपको शायद जानकारी होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक हेल्थ स्कीम है सीजीएचएस। सीजीएचएस ने हर दवा का, फीस का, इलाज का और जो ऑपरेशन का सबका दर तय कर रखी है। वो सुविधा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनको मिलती है। तो जब उस पैसे में वही अस्पताल जो प्राइवेट है और वहाँ इन पैनल है, तो उस दर में उनके लिए काम कर रहा है, और जब वो सीजीएचएस से अलग का मरीज आता है तो उसका वो 5 गुना पैसा लेते हैं। अब आप बताइए इसको क्या कहेंगे आप? बरेली में आप देख रहे हैं 1 साल हो गया है, तो आपको ये तो नहीं लगता कि जैसे सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें तो उसमें 3 विधायक डॉक्टर हैं, एक और उनके जो मेयर हैं उनका भी अपना हॉस्पिटल है, तो ये तो नहीं लगता कि जो मेडिकल चिकित्सा सेवा जो है उसके लिए जिस तरह से जो सरकारी मशीनरी है उसको काम करना चाहिए थी वैसे नहीं कर पा रही? अब मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं, इसलिए मैं किसी पे कोई आरोप तो नहीं लगाता, लेकिन मैं उन सब लोगों को जिनको जनता ने चुना है, उनका ये दायित्व है कि यहाँ की जनता को सस्ता सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। ये उनकी जिम्मेदारी है। और हम सब लोग सबसे पहले जब हमारे परिवार में या हम अस्वस्थ होते हैं तो प्राथमिकता रहती है कि हम सरकारी जगह पे जाएं। सरकारी चीज़ों पे लोगों का भरोसा ज़्यादा है, और वो भरोसा कैसे आगे बरकरार रहे, कैसे वहाँ की सुविधाएं बढ़ें, ये जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की भी है, सरकार की भी है। लेकिन भीड़ जितनी दिखती है, जैसे हम प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें, तो उसमें इतनी भीड़ है कि अगर आप देखते होंगे तो इसको बरेली को एक मेडिकल हब भी कहा जाता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब जो सरकारी व्यवस्थाएँ ठीक नहीं होंगी तब भीड़ उधर की तरफ जाएगी। तो वहाँ जब जाएगी तो जिस तरह से आपने कहा भी कि जो उनका रोल होना चाहिए उस तरह का नहीं है और उस पे काफ़ी हंगामा भी हुआ। तो कहीं न कहीं तो ये है कि कुछ न कुछ खराबियाँ हैं जिनको दुरुस्त नहीं किया जा रहा। बिल्कुल, खराबियाँ ही खराबियाँ हैं, खराबियाँ ही खराबियाँ हैं। और स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, सबकी पहुंच में होनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य है तभी सब कुछ है। और इसके लिए हमने जो एम्स की बात की है बरेली के लिए की है कि बरेली में अगर खुलेगा तो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को यहाँ से इलाज मिलेगा, और दिल्ली में लोड कम होगा, लखनऊ में पीजीआई है वहाँ भी बहुत लोड है, वो लोड कम होगा। इसलिए सरकार को इस पे गंभीरता से, बगैर किसी राजनीतिक नुकसान फ़ायदे के, और बगैर ये सोचे कि ये बात एक विपक्ष का सांसद कह रहा है इसलिए हम नहीं करेंगे, तो ये सारी बातें अगर वो किनारे कर देंगे और यहाँ एम्स की स्थापना के बारे में विचार कर लेंगे, तो मुझे लग रहा है हम भी उनको साधुवाद देंगे, बहुत बहुत उनको बधाई भी देंगे अगर ऐसा सरकार करती है तो। 1 साल में जितने भी आपने कोशिशें की हैं, उससे आपको अच्छी तरह से लग गया होगा कि सरकार विपक्ष की सुन रही है या नहीं सुन रही? सरकार ना तो विपक्ष की सुन रही है और ना जो पक्ष के लोग हैं उनकी सुन रही है। पक्ष के लोग ऑफ द रिकॉर्ड ये स्वीकार करते हैं कि मेरी बात नहीं चलती है, लेकिन अभी तो ये पहला साल है। हम लोग लगातार सदन में जब बातें उठाएंगे, हम लोग लगातार जनता की समस्याएं लिख के मंत्रियों को देंगे, तो आज नहीं तो कल उनको सुनना पड़ेगा। और अगर वो ज़्यादा अनदेखी करेंगे
तो मुझे पूरा भरोसा है कि 2027 में जनता उनको 24 की तरह उत्तर प्रदेश में जवाब देगी। जिस तरह पीडीए बना और उसमें आपने यहाँ पे जीत भी हासिल की, अब विधानसभा चुनाव सामने है, तो आपको क्या लगता है कि जो पीडीए वाली आपकी एक रणनीति है, या एक तरह से हम देखें तो पूरा चुनाव उसी पर आधारित है, तो विधानसभा में क्या नज़ारा देखने को मिलेगा? विधानसभा में जनता माननीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को जीत दिलाएगी और मुझे पूरा भरोसा है कि जो पीडीए के लोग हैं वो 2024 के बाद और जागरूक हुए हैं, उनमें और जागरूकता आई है। 2024 की जो जीत है उन्होंने पीडीए के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाया है, इसलिए आने वाली 27 में पीडीए के लोग पूरी दमदारी के साथ पोलिंग पे आएंगे, वोट डालेंगे, साइकिल वाला बटन दबाएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आपकी भूमिका की अगर हम बात करें तो आंवला की जो विधानसभा सीट है उन्हीं में रहेगी, या बरेली को भी आपको, क्योंकि बरेली जाहिर सी बात है कि आंवला से सटा हुआ है और बहुत सी सीट ऐसी थी जो आप जीत सकते थे और यहाँ नहीं जीत पाए? अब हमारी भूमिका तो हमारे पार्टी के नेता माननीय अखिलेश जी हैं, जो वो तय करेंगे उसका हम पालन करेंगे। उसके साथ ही साथ चूँकि मेरी लोकसभा है और उस लोकसभा में मैं काम करता हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ, तो वो जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से मेरे पास है। 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीते और इसके लिए हम लोग अथक प्रयास करेंगे। एक मंत्री भी हैं आंवला में, वो लंबे समय से वहाँ जीत भी रहे हैं और मंत्री भी बनते चले आ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे कि जो आंवला, आप कह रहे हैं कि आंवला में बहुत से काम होने थे, नहीं हो पाए? हमें तो लग रहा है कि जो मंत्री जी को विभाग मिला है उस विभाग को ही वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं। आज भी बहुत सारे गौवंश निराश्रित सड़कों पे घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, और जो गौशाला इन्होंने बनाई है उन गौशाला में उनका न तो चारे की व्यवस्था है, ना उनके लिए कोई ठीक पानी की व्यवस्था है। तो मुझे लग रहा है गौशाला में भी गौवंश मर जाता है, सड़क पे कटीले तारों से कट के। और ना तो वो कर पाए और ना प्रधानमंत्री जी कर पाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी बहराइच में किया था, घोषणा की थी। हम लोगों ने इसको कई बार लोकसभा में रखा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, उनकी सरकार ने और यहाँ के मंत्री जी ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया, केवल हवाई बातें करते रहते हैं। अब उन्होंने कहा है हम कूड़े से सोना बनाएंगे, तो जब कूड़े से सोना बनाने में उनका मन लगा हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि वो गौवंश पे ध्यान देने वाले हैं। तो इसका मतलब ये माना जाए कि जो 2027 में जो विधानसभा चुनाव की जो मेन लड़ाई है वो आंवला से ही शुरू होगी? नहीं, लड़ाई पूरे प्रदेश में होगी। पूरे प्रदेश के अंदर जब हम सीटें जीतेंगे तभी सरकार बनेगी। और आंवला चूँकि लोकसभा भी है, विधानसभा भी है, और आंवला में 4-5 विधानसभाएं हैं टोटल, तो बिल्कुल हर सीट पे पूरी दमखम से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। एक एक कार्यकर्ता लगेगा ताकि समाजवादी पार्टी जीते। लेकिन जिस तरह से आप पीडीए को आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जैसे अभी अगर हम इटावा की बात करें तो वहाँ की एक घटना इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, तो वहाँ जो हुआ है उसको लेकर पार्टी ने भी स्पष्ट कर दिया है, वहाँ जिन लोगों का अपमान हुआ था उनका सम्मान किया गया है। तो ये पूरा जो सीन देख रहे हैं ये किस तरह का? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से वहाँ पे लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, ये पूरी मानवता को शर्मसार करने वाला है। और वो इटावा के 2 लोग ही नहीं, इस घटना से उत्तर प्रदेश की भी साख घटी है और पूरी दुनिया में भारत की भी साख घटी है कि भारत के अंदर इंसान को इंसान न समझते हुए उसका बाल कटवा दो, उसको नाक रगड़वाओ, उसके ऊपर जिस तरह से और बातें आ रही निकल के कि किस तरह उसका शुद्धिकरण किया गया, तो ये सारी बातें शर्मसार करने वाली हैं। आज के समाज में जहां हमारा देश को आज़ादी मिले 77 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया, इन सब बातों की कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। और मुझे लगता है कि सरकार को गंभीरता के साथ ऐसा करने वाले दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बरेली, यहाँ जो आपकी पार्टी की बात आती है तो पार्टी की गुटबाजी उसके साथ साथ जुड़ जाती है। जैसे जब कभी ये बात हो कि पार्टी बहुत अच्छा कर सकती है,
लेकिन सार्वजनिक तौर पर जैसे हम मीटिंगों में भी देखें और उसके अलावा भी कई बार अखिलेश जी यहाँ आए तो उनके सामने भी मामला उठाए। चूँकि आप यहाँ से सांसद बन गए हैं, तो कोई आपको लगता है कि इसका समाधान हो सकता है? देखिए ऐसा है, जब संगठन बड़ा होता है, ज़्यादा लोग होते हैं, तो थोड़े बहुत मतभेद हो जाते हैं। लेकिन अभी जब मैं चुनाव लड़ा तो पूरा संगठन एकजुट होकर मेरे साथ खड़ा था। सारे लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। अब एक आध लोग कुछ कहीं रह गए होंगे, ढीले होंगे या तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये बातें इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। महत्वपूर्ण ये है कि जब चुनाव आए और सब लोग लगें और चुनाव को जीत के लाएँ, और उसमें मुझे लग रहा है कि एक-एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इस बार 24 से ज़्यादा मेहनत से लगेगा, ये हमको भरोसा है। यहाँ से आप जीते, लेकिन उम्मीद थी बरेली भी जीत जाएँगे। तो कहाँ आपको कहीं लगा कि कोई ऐसी चूक हो गई हो कि जो बड़ी हुई हो और हम यहाँ पे चूक गए? अब बरेली मैं तो देख नहीं रहा था, हम लोग अपने चुनाव में लगे थे। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो सीटें पार्टी नहीं जीत पाई, उन पे अवश्य समीक्षा की है, और मुझे लग रहा है कि जो समीक्षा में कमी आई होंगी, चूँकि ये ऊपर का मामला है, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ज़रूर उसको आगे वो कदम उठाएँगे कि ताकि हम जहाँ पे नहीं जीत पाए, वहाँ भी जीता जाए। हमको भरोसा है। जो हॉस्पिटल है 300 बेड का, उसको लेकर आप चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए। तो जो आपने चूँकि मामला संसद में भी उठाया है, तो उसका खाका क्या पेश किया है? कैसे इसको ठीक किया जा सकता ऐसा है, जब मैं इस विषय को संसद में रख रहा था, अगर आपने मेरा वो लोकसभा का भाषण सुना हो, तो जो चेयर पे उस दिन थे अधिष्ठाता महोदय, उन्होंने मुझसे कहा कि ये राज्य सरकार का मुद्दा है, आप यहाँ पे उठा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि राज्य सरकार पे जो हमारी केंद्र की सरकार है वही शासन करती है, तो वहाँ से इसका सीधा तो कोई लिंक नहीं है। फिर हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, उन्होंने भी इसको ठीक करने की बात कही। तो जब खाका क्या है, खाका एक ही है कि वो शानदार बिल्डिंग है। मैं वहाँ गया था, शानदार वहाँ पे मरीजों के लिए बेडों का इंतज़ाम है, वहाँ पे वेंटिलेटर भी हैं। तो जब सब कुछ है, तो खाका यही है। मैंने उनसे ये कहा कि भाई यहाँ कुछ डॉक्टर अपॉइंट कर दिए जाएँ। मैंने अभी इससे पहले जो जिला अधिकारी थे, वो दिशा की बैठक में हम लोग बैठे थे, वहाँ भी मैंने उनके सामने मुद्दा रखा। सीएमओ भी थे, हमने कहा ऐसा है भाई डॉक्टर अपॉइंट करिए वहाँ पे। तो खाका यही है कि अगर वहाँ पे डॉक्टर्स अपॉइंट हो जाएँ, तो मरीजों के लिए सुविधा हो जाएगी। जब डॉक्टर्स आएँगे, फिर धीरे-धीरे जो और कमियाँ होंगी, वो सरकार की तरफ से पूरी हों। तो यही योजना के साथ मैं राज्य सरकार से उम्मीद करता हूँ कि उसको पूरा करें। अभी हमने आंवला के सांसद नीरज मौर्य जी को सुना। आपने साफ कर दिया है कि जिस तरह से वो चिकित्सा और शिक्षा के मुद्दे उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। अब इससे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, वो इसकी परवाह करने वाले नहीं हैं। विपक्ष में हैं, सरकार को एक दिन उनकी बात सुननी ही पड़ेगी और जनता के जो काम हैं वो इसी मजबूती से जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।